गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम। बीएनएल क्लब के सौजन्य से और 10 न्यूज के ऊपर प्रस्तुत कर रहे हैं हम हमारा नया प्रोग्राम आओ बिजनेस बढ़ाएं। आज का प्रोग्राम, आज के हमारे जो डिस्टिंग्विश गेस्ट हैं वो इस मिथ को बल्कि ब्रेक करने आए हैं कि कैसे लोगों को लगता है कि बिजनेस मतलब ओनली प्रॉफिट्स, कैसे बिजनेस को पर्पसफुल भी बना सकते हैं। जो है बिजनेस और चैरिटी अलग अलग होनी जरूरी नहीं है। अगर आप सर्विस माइंडसेट रखते हैं तो कैसे बिजनेस करते हुए एक पर्पसफुल बिजनेस मॉड्यूल आप तैयार कर सकते हैं, लोगों की सेवा भी कर सकते हैं और एज अ सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर उसको रन भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ी है बहुत ही टैलेंटेड एक्सपर्ट टीम ऑफ एक्सिस क्लिनिक्स, जो कि आम लोगों की कहना चाहिए कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए, जो बोन से रिलेटेड, हमारे जॉइंट से रिलेटेड जो लोगों के बहुत सारे मिथ्स हैं कि कैसे हमारी हेल्थ इंप्रूव हो, कैसे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं एक एनर्जी के साथ, एक स्ट्रेंथ के साथ और बहुत ही अफोर्डेबिलिटी रखते हुए, न्यू टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब करते हुए कैसे अपनी लाइफ को बेटर बनाया जाए। इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ी है बहुत ही काबिल टीम ऑफ एक्सिस क्लिनिक्स। तो मैं स्वागत करती हूँ सबसे पहले हमारे श्रोताओं का जो हमें सुन रहे हैं और हमें अपने सवाल जो है वो लाइव यहाँ पर पूछ सकते हैं। और मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर सौरभ गर्ग। डॉक्टर सौरभ गर्ग, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग श्वेता जी। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट। डॉक्टर सौरभ, आपके साथ हमारे साथ जुड़े हैं साथ में डॉक्टर मधुजीत गुप्ता। नमस्कार। नमस्कार श्वेता। नमस्कार, वेरी वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर मधुजीत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक और काबिल डॉक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर मधुर चड्डा। हेलो श्वेता, कैसे? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज आप लोगों को हमारे मंच पे बुलाने का हमारा सबसे बड़ा जो पर्पस है, एक तो ये कि आप जैसे यंग काबिल डॉक्टर्स जो सोसाइटी में एक एग्जाम्पल जो पैदा कर रहे हैं कि कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ, नए रिसर्च को साथ लेते हुए कैसे आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं, मेडिसिन में जो तरक्की हो रही है उसको इंट्रोड्यूस करते हुए कि कैसे लोगों को लगता है कि अगर मेरे बोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कैसे मैं जल्दी रिकवर करूं, कहाँ जाऊं, कैसे इलाज कराऊं। ये सब धारणाओं को बड़ी ही अच्छी, बड़ी कहना चाहिए कि कामयाबी के साथ इन मिथ्स को तोड़ते हुए और अपने सर्विसेज को बड़े ही अफोर्डेबिलिटी के साथ लोगों को इंट्रोड्यूस करते हुए कैसे आप लोगों ने वो जो एक दोनों तरह के कहना चाहिए एग्जाम्पल सेट किए हैं। एक की सर्विस की जा सकती है अगर आप करना चाहें, और साथ ही साथ बिजनेस भी किया जा सकता है अगर उसमें एक राइट पर्पस है। तो एथिकली बिजनेस करते हुए, पर्पसफुल बिजनेस करते हुए, साथ में सेवा की भावना भी साथ में लेते हुए कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों की सेवा भी की जाए, इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल आप लोगों ने सेट की है। सो थैंक यू सो मच। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं आप सब लोगों के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर सौरभ गर्ग से, क्योंकि इस जो पूरी कहना चाहिए कि जो चक्रव्यूह की जो रचना है उसके जो धारक हैं वो डॉक्टर सौरभ गर्ग हैं, जहां तक मेरी रिसर्च से मुझे पता चला है। डॉक्टर सौरभ, कैसे आपके मन में ये आइडिया आया कि इसको एक नए लेवल तक लेके जाया जाए, जस्ट फ्रॉम बीइंग प्रैक्टिसिंग सक्सेसफुल डॉक्टर्स मिलके एक ऐसा एक शिफ्ट लाया जाए सोसाइटी में, लोगों के लिए कुछ नया किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए, ये आइडिया कहाँ से आया? श्वेता जी, इस सब के पीछे कुछ हद तक हमारा मीडिया बहुत जिम्मेदार है, जिसने हमारे को इसके लिए प्रेरित किया। आज के डेट में अगर किसी को देखा जाए तो सबसे बदनाम एक डॉक्टर ही होता है और सबसे पूजनीय भी एक डॉक्टर होता है। बिल्कुल, जब अलग अलग परिस्थितियां होती हैं जिसमें इस पेशे को आकलित किया जाता है, तो जब हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हो रहा है कि पेशेंट हैज टू पे बहुत ज्यादा फ्रॉम देयर पॉकेट फॉर ट्रीटमेंट
जिसमें शायद उसके पैसे बच सकते हैं। वो ऐसे क्या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स ले सकता है जिससे हम उसको एक ऐसी लाइफस्टाइल दे सकते हैं जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसे ना खर्च करना पड़े, उसकी सेहत के साथ कोई नुकसान ना हो, और वो एक नेचुरल वे में उसको ट्रीट कर सके। आज की डेट में हमारी जितनी भी सर्जिकल फील्ड्स हैं, वो सारी मेजर सर्जरीज से माइनर सर्जरीज की तरफ शिफ्ट हो रही है। एग्जाम्पल, पहले गॉल ब्लैडर बहुत बड़े चीरे के साथ निकाला जाता था, अब छोटे लैप्रोस्कोप के साथ निकाला जाता है। हार्ट सर्जरीज के लिए पहले पूरी छाती खोली जाती थी, आजकल वही सर्जरी 4 इंच के छेद से की जा सकती है। रोबोटिक्स, काफी सारे ऐसे एडवांसमेंट्स आ चुके हैं। सो क्यों नहीं ऑर्थोपेडिक्स में आए? सो इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसे ट्रीटमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया है जिससे हम सर्जरी को भी बचा सकते हैं, कॉस्ट में ऑलमोस्ट 40% की कमी कर सकते हैं, और जो लाइफस्टाइल मिलती है इट इज एट पार विद द मेजर सर्जरी। Lovely. So in that case, I believe 40% reduction in medical bill is huge, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा हवा है एक आम आदमी के लिए कि अगर उसको मेडिकल बिल देना पड़ जाए तो ये बहुत भारी पड़ता है। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल सेट हुई थी ड्यूरिंग कोविड टाइम, स्पेशली जब लोगों को ये चीज रियलाइज हुई कि अगर हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए, अगर पता ना खासा ऐसी नौबत आ जाए कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आम इंसान ही नहीं बल्कि हमने देखा सेलिब्रिटीज तक मीडिया में ये चीज काफी हाईलाइट की गई थी कि कैसे उनके लिए भी मेडिकल बिल्स देना भारी पड़ गया। तो हम बिल्स पर बाद में आएंगे, पहले हम आते हैं कि ये जो एज अ बिजनेस, आपको क्या आपके मन में ये चीज आई कि अगर हम इसे एज अ बिजनेस मॉडल करते हैं तो अगर अब आप लोगों को कम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, आप लोगों को कम चार्ज कर रहे हैं, तो क्या बाकी सब लोग भी ये कर सकते हैं? बाकी हॉस्पिटल्स या बाकी के जो क्लिनिक्स हैं, क्या वो भी ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, या आपने कुछ ऐसे कुछ अलग किया है जिसकी वजह से आप लोगों की सेविंग करवा पा रहे हैं? मैम, ये हर कोई कर सकता है जो भी अपने पेशे से, अपने बिजनेस से या अपने मरीज के साथ ट्रुथफुल है, वो ये सारी चीजें कर सकता है। हमने कोई मैजिक नहीं किया है, मैंने किसी की भी अर्निंग को कम नहीं किया, मैंने किसी स्टाफ को कम नहीं किया, मैंने किसी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दायरे में आते हैं। इतने मरीज के ऊपर इतना स्टाफ होना चाहिए, ये सारी चीजों को कवर करते हुए हमने जो टेक्निक्स हैं उनको चेंज किया, हमने मोर एडवांसमेंट्स लेके आए। अब जैसे मान लीजिए कि हमारी कॉस्ट कटिंग होती कैसे है। आज एक मरीज आया, वो 7 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती है, तो 7 दिन उसका रहना होगा, 7 दिन उसका खाना होगा, उसके कमरे का एक किराया होगा, फिर इसका ड्यूटी डॉक्टर की फीस होगी, नर्सिंग फीस होगी, प्लस उसकी मेडिसिन का खर्चा होगा, सब कुछ ये सारे बिल बन के आते हैं। अगर हम इस स्टे को छोटा कर लें, हम 7 दिन से इसको 2 दिन पे लेके आ गए। आज की डेट में हमारे प्रोसीजर्स इतने इफेक्टिव हैं कि हम नी पे काम करें या स्पाइन पे काम करें या किसी भी जॉइंट पे काम करें, हमारा मैक्सिमम स्टे इन द हॉस्पिटल इज जस्ट 2 डेज। वो भी मैं तब बोल रहा हूँ कि जब हम कोई बहुत बड़ी सर्जरी कर रहे हैं या बहुत बड़े कुछ प्रोसीजर्स कर रहे हैं। छोटे में हम 1 दिन के अंदर पेशेंट को हॉस्पिटल से घर भेज देते हैं। ये पेशेंट, बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, they are able to walk, they are able to perform their household work in next day actually. So there is no need for them to stay in the hospital for prolonged period. मेरी 20% 25% की कटौती यहीं पे आ गई, जहां पे मैंने पेशेंट का स्टे कम कर दिया। इसके बाद जो हमारी सर्जिकल टेक्निक्स हैं, इनमें हमारे को जो हाई एंड कंज्यूमेबल्स होते हैं, जो इम्प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर कॉस्ट कटिंग्स हुई हैं हमारी। सो उनके ऊपर हमने कोई क्वालिटी बिना कॉम्प्रोमाइज किए, हमने अपने वेंडर्स के थ्रू, अपने पार्टनर्स के थ्रू उनके रेट इतने नेगोशिएट किए हैं कि हमें वो सस्ते में भी मिलते हैं। सो ये सारी चीजें अगर हम सब मिलके चाहें तो हम बिल्कुल बना सकते हैं ऐसा बिजनेस जिसमें हम प्रॉफिट में भी रहें, इसका फायदा सीधे कस्टमर को मिले। हमारे फील्ड में कस्टमर नहीं होता, हमारे फील्ड में पेशेंट होता है। सो मैं पेशेंट का नाम लूंगा कि उसका जो फायदा है वो पेशेंट को मिलना चाहिए।
एक छोटा सा एग्जांपल जैसे मैं कोट करना चाहूंगा कि जेनरिक दवाइयां और ब्रांडेड दवाइयां, एक्चुअली दवाइयां होती वही हैं, लेकिन बिकॉज वो ब्रांडेड होती हैं उसमें काफी सारा टैक्सेशन हो जाते हैं, उनकी काफी सारी पेटेंट्स हो जाते हैं, इसलिए उनकी प्राइस हाई हो जाती है। वहीं पे दूसरी जगह पे जेनरिक मेडिसिन आती है, सेम दवाई होती है, सेम एफिकेसी होती है, सेम फॉर्मुलेशन होते हैं, लेकिन वो जेनरिक है इसलिए सस्ती हो जाती है। तो इस तरीके के कुछ उपाय होते हैं जिसमें आप क्वालिटी को कंप्रोमाइज नहीं करते, लेकिन अपनी टेक्निक को चेंज करके, अपने वेयर अबाउट्स को चेंज करके, अपने आसपास के कल्चर को चेंज करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। वंडरफुल, आई मस्ट अपलॉड, क्योंकि ये बहुत, देखिए ये इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। आपने कहा कि हम वेंडर्स के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, हम मेडिसिन को जो कि इजीली अवेलेबल हो सकती हैं, हमारी अपनी कंट्री में ही बहुत सारी मेडिसिन बन रही हैं, हम जेनरिक मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं। आपने कहीं ना कहीं वो सोच रखी आप तीनों ने कि हमें प्रॉफिट्स कमाने हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि सामने वाले की जेब को काट कर। आप उनको एफिशिएंसी दे रहे हैं, लेकिन उनकी जेब पर वो एफिशिएंसी भारी नहीं पड़े, इसका भी ख्याल रख रहे हैं, विच इज अ वेरी एम्पैथेटिक माइंडसेट। वो सोच रख के, ऐसी फीलिंग्स रख के कि हाँ, मैं भी, मेरा काम है इनको ठीक करना, लेकिन इसके साथ साथ अगर उनकी भी बचत होती है तो इसका भी ध्यान रखा जाए। ये दिस कैन गो इन अ वेरी लॉन्ग वे। मतलब ये एक ऐसी सोच अगर ये सोसाइटी में सबके पास आ जाए तो लोगों की ये जो एक नेगेटिविटी जो बन गई है अभी डॉक्टर्स के प्रति, हॉस्पिटल्स के प्रति, ये धारणाएं जरूर कहीं ना कहीं बदलेंगी, ये माइंडसेट चेंज होना। आई होप कि आप लोग इस मूवमेंट के धारक बने और इसको एक बड़ी मूवमेंट की तरह लेके जाएं, और आप लोग एक एज एन एग्जाम्पल सेट हो कि देखिए, अगर एक्सेस क्लिनिक्स कर सकता है तो बिल्कुल ये हो सकता है। थैंक यू सो मच। सो लेट मी आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि हमारे पास हमने थोड़ा सा सर्वे किया और लोगों से पूछा, उनसे जाना कि वो क्या आपसे जानना चाहेंगे। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझे लगता है वो है स्पाइन को लेकर। इट कुड बी बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बहुत ज्यादा डिजिटाइजेशन हो गई है, लोगों का लाइफस्टाइल वैसे भी बहुत सेडेंटरी हो गया है, ऑफिस वर्क जो है वो बहुत लेंथी आवर्स भी हो गए हैं। तो उसकी वजह से जो पहला एक सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, डॉक्टर मधुजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बैक पेन, जो स्पाइन जो पेन है, ये कितनी कॉमन है? मतलब क्या ये हमें लग रहा है कुछ, या ये एक्चुअली में शुरू से ही थी या अभी कॉमन हो गई है, क्या बात है? श्वेता, अगर मैं इस चीज को सही बताऊं तो शायद ही कोई होगा जिसको कभी बैक पेन नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब इनको आंकड़ों में समेटना बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी आज की स्पेशली लाइफस्टाइल जैसे हो गई है लोगों की, और लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं रेस्ट्रिक्टेड टू वर्क और अपने रोजमर्रा के काम में ही रह गए हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह ये सब मतलब लोग भूल चुके हैं मेरे ख्याल से। तो उसकी वजह से ये बैक पेन जो है वो बहुत ही कॉमन है। मतलब हर किसी ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों को कभी ना कभी बैक पेन होता ही है। और एक्टिविटी रिलेटेड कुछ जैसे इंजरीज होती हैं जो स्पाइन में आपको लगती है डे टू डे एक्टिविटीज में, उससे भी रिलेटेड कई सारे जो क्रॉनिक बैक पेन्स होते हैं, जिसको हम लोग जनरली जो 2-3 महीने से ज्यादा आपका वो लिंगर ऑन करता रहता है बैक पेन, उसको हम लोग क्रॉनिक बैक पेन कहते हैं, जो कि मोस्टली डिस्क वगैरह से रिलेटेड होता है, कभी कुछ वो मस्कुलर होता है, कोई लिगामेंटल इंजरी या जॉइंट रिलेटेड इश्यूज। तो इन सब की वजह से ये बैक पेन्स परसिस्ट करते हैं। ये शायद पहले एक्सरसाइज वगैरह करने से बॉडी ऐसे टोन रहती थी लोगों की, जो ये इतना कॉमन नहीं होता था, बट आज की डेट में ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और थोड़ा सा अंडर रेटेड भी है इन द सेंस कि लोग इसके लिए ट्रीटमेंट मतलब बहुत रेडिली दे सीक इट्स ट्रीटमेंट ओवर द काउंटर ड्रग से, जैसे किसी भी केमिस्ट से जाके आपने कोई पेन किलर लेके खा लिया, दो कुछ टाइम के लिए आराम आ गया और फिर वो भूल जाते हैं। तो उसका जो मूल कारण है वो, उस पे हमारा कोई ध्यान बहुत ज्यादा नहीं जाता है। उसके बदले में मतलब हम उसका शॉर्ट टर्म उसका इलाज हम ढूंढते हैं। तो ये सच है कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है ये बैक पेन,
और हाँ, उसको प्रॉपर अटेंशन, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर बैक को फॉर ग्रांटेड ना लेके उस पर ध्यान दिया जाए तो ये मसला काफी हद तक बगैर किसी मेडिसिन या उससे ही ट्रीट हो सकता है। ओह लवली, that's a big statement। I mean, अगर आप कहें कि दवाई से ना करके इसको अगर हम मैनेज कर सकते हैं या अवॉइड किया जा सकता है, तो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहूंगी आप तीनों से ही, स्पाइन की सर्जरीज जो हैं इसको लेकर भी बहुत तरह की धारणाएं रहती हैं। तो आई थिंक एक एक करके आप अगर हमें सब बता सकें, कुछ कंजर्वेटिव मेथड्स होते हैं जो कि सर्जरी से हटा सकें, सर्जरी करनी ही जरूरी होती है, या सर्जरी के बिना भी कोई तरीका है जिससे कि स्पाइन के ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं? श्वेता, देखिए, ये जैसे डॉक्टर सौरभ ने बताया है कि विद टाइम बहुत सारी एडवांसमेंट्स हुई हैं। आज हम कई सारे जो स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिसके लिए शायद ओपन सर्जरी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती थी, लोग उसका ट्रीटमेंट नहीं करा पाते थे। तो आज हम उस चीज का भी इलाज कर सकते हैं बगैर सर्जरी के। बहुत छोटे से एक मतलब पिन होल इंटरवेंशन से भी उसका इलाज हो सकता है, आपके दर्द को कंट्रोल करा जा सकता है, या आपके स्पाइन में जो प्रॉब्लम्स डेवलप हुई हैं शुरुआती दौर में है, जिसके लिए पहले कुछ नहीं कर सकते थे, उस चीज को भी हम अभी एड्रेस कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो भी बैक पेन वगैरह जो परसिस्ट करता है, जब वो क्रॉनिक बन जाता है, उसमें काफी ज्यादा सेंसिटिविटीज भी डेवलप होती हैं कि नसें वगैरह बहुत सेंसिटाइज हो जाती हैं कांस्टेंट पेन की वजह से। तो उसको भी डिसेंसिटाइज करने के भी तरीके हैं आज की तारीख में, जो बगैर सर्जरी के ही हम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, ये पिन होल इंटरवेंशन से होता है। इसमें आपको कोई कट नहीं लगता है, और ये मतलब जैसे डॉक्टर सौरभ ने बताया, ये हम डे केयर इंटरवेंशन के तौर पे भी हम कर सकते हैं कि पेशेंट ने इलाज कराया और उसी दिन वो चलता हुआ घर वापस जा सकता है। तो ये सारी जो है इनिशियल स्टेजेस की चीजें हैं जो हम ट्रीट कर सकते हैं, जो पहले नहीं होती थी। अब जहां तक सवाल है कि स्लिप डिस्क हुआ या शाटिका हुआ, इन सब का इलाज के बारे में, तो वो भी जैसे डॉक्टर सौरभ ने बोला कि पहले जो चीज जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी ओपन होती थी, अब वो लैप्रोस्कोपिक होती है। उसी तरह से आज स्पाइन की भी ये डिस्क सर्जरीज वगैरह वो हम लोग बहुत छोटे से कट से कर सकते हैं, वो भी बगैर बेहोश करे, सुन करके ये चीजें कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सेफ्टी भी बहुत ज्यादा रहती है, पेशेंट का डाउन टाइम भी बहुत कम रहता है, हॉस्पिटल स्टे जैसा बताया गया कि ऑलमोस्ट अगले दिन ही हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट्स को, वो घर जा सकते हैं, काम पे जल्दी वापस जा सकते हैं। तो जहां तक ट्रीटमेंट का कॉस्ट एक तरफ हमारा कम हुआ, और वही पेशेंट अगर काम पे जल्दी जा पा रहा है, तो उसके लिए वो भी एक अर्निंग है, अर्ली Absolutely, रिटर्न टू वर्क। this is a very very big thing, तो ये especially बहुत the ही fast recovery। रीअश्योरिंग, हाँ जी, ये बहुत ही रीअश्योरिंग होता है पेशेंट के लिए भी कि वो विद इन वीक अपने काम पे जा पा रहा है, और जिस प्रॉब्लम के साथ वो आया था, वो हार्डली एक जितना बैंडेड जितना मतलब वो कट से हम उसको हम करके भेज देते हैं, तो वो भी काफी सेफ है, और मतलब पेशेंट के हित में है कि अगर हम वो चीज करें। तो मैं तो जनरली ऐसा बोलता हूँ हर किसी को कि अगर आपको सर्जरी के लिए बोला गया है, तो कम से कम एक बार हमसे जरूर सलाह लें, ताकि हो सकता है कि हम वही चीज बगैर सर्जरी के या फिर बहुत से छोटे से कट से हम उस चीज को हम कर सकते हैं संभवतः। This is amazing, thank you so much, thank you। This is a big thing because ये जो रिकवरी वाला जो पीरियड होता है ना, इससे बहुत डर लगता है लोगों को, कि इसीलिए सर्जरी को अवॉइड करते हैं। पहली चीज तो आपने बताई कि सर्जरी ही अवॉइड की जा सकती है, विच इज अ बिग थिंग। आई थिंक लोगों को ये चीज जरूर नोट में लिख करनी चाहिए कि एक्सिस क्लिनिक से पहले एक बार कंसल्ट जरूर कर लें, पूछिए कि जानिए कि अगर आपको सर्जरी के बिना भी आपकी तबीयत जो है ना वो ठीक हो सकती है, आप यू कैन बी बैक टू वर्क बिकॉज ऑफ दैट।
सेकेंड, डाउन टाइम, जैसे आपने कहा कि रिकवरी जल्दी होती है, ड्रेसिंग आपने कहा कि बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ती बिकॉज इंटरवेंशन ही बहुत ही माइन्यूट है। हम बिल्कुल। आपके पास फिर से आएंगे एंडोस्कोपिक स्पाइन इंटरवेंशन के जानने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर मधुर चड्ढा से कि हमने जो एक नी इंजरी मैनेजमेंट, जो ज्यादातर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इंजरीज होती हैं, इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं, स्पेशली जो नी ऑर्थो आर्थराइटिस होता है, इसको क्या प्रिवेंट किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है? प्लीज इलैबोरेट की क्या बता सकते हैं आप हमें इसके बारे में? श्वेता, दो चीजें होती है। एक होता है नी रिलेटेड स्पोर्ट्स इंजरीज, जो एक तो जो एक्टिव स्पोर्ट्समैन में काफी कॉमन है, जिसमें ज्यादातर मेनिस्कस मतलब जो नी के बीच में गद्दियां होती है उसको इंजर हो जाना, या एसीएल लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बहुत कॉमन है जो इंजर हो जाता है। तो कभी भी इमीडिएटली इंजरी होती है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप डायरेक्ट जाके सर्जरीज पे चले जाओ, वो कभी जाने की जरूरत नहीं होती है। आपके स्कैन्स कराइए, स्कैन्स को एसेस कराओ कि प्रॉपर कितनी इंजरी है, आपके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है, एंड देन प्लान की इसको एक सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए या इसको एक मिनिमली इन्वेसिव इंटरवेंशन चाहिए, जो हम लोग एक्सेस में भी करते हैं, और कंजर्वेटिव मतलब सिर्फ फिजिकल थेरेपी एंड एक्सरसाइजेस, तो A, B एंड C प्लान पे जा सकते हैं। तो एग्जैक्ट इमीडिएट सर्जरीज आर नॉट एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड और वेरी एक्टिवली डन। कुछ उनकी ग्रेडिंग और स्टेजिंग के हिसाब से होता है, क्लिनिकल सिम्टम्स के हिसाब से होता है, और थोड़े टाइम तक के लिए अवॉइड करो तो ज्यादा बेहतर है। एंड देन वी कैन प्लान कि इसमें क्या किया जा सकता है। और इसका मैनेजमेंट हमेशा रहता है पहले कंजर्वेटिव अप्रोच फिजिकल थेरेपीज के साथ। अगर उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे एंड यू वांट अ फास्टर रिकवरी और लेस डाउन टाइम, देन एक्सेस पे हम लोग ये ऑफर करते हैं इनको रीजनरेटिव ट्रीटमेंट्स विच रियली हेल्प देम। और तब भी अगर उनके इंजरीज बहुत ज्यादा पैटर्न हैवी है जो नहीं रिकवर होने वाले, देन वी कैन गेट इनटू अ मेजर सर्जिकल प्रोसीजर। सेकेंड पार्ट जो आपने पूछा, ओस्टोआर्थराइटिस। ओस्टोआर्थराइटिस अभी लाइफस्टाइल डिजीज है जो अर्ली सेट इन हो रहा है। इवन पीपल इन देयर 40s, लेट 30s, मिड 40s, अर्ली 50s आर गेटिंग इट। और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? फूड, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड ओबेसिटी। ओबेसिटी जो है वो सबसे बड़ा किलर है नीज के लिए, स्पाइन के लिए। तो एक्टिव होना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि यू हैव टू बी इन योर जिम एवरी डे या बहुत ज्यादा हेवी एक्टिविटी करो। सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग भी अगर महीने में 3 बार कर लो। अपना न्यूट्रिशन ठीक रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, फास्ट फूड को अवॉइड करें, सनलाइट प्रॉपर ले, अपना न्यूट्रिशन जिसको माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिशन मेंटेन करें, तो आपका ये अवॉइड कर सकते हैं। और स्मोकिंग एंड अल्कोहल जितना लिमिटेड रखो उतना बेहतर है। और नीज की एक्सरसाइजेस सिंपल एक्सरसाइजेस होती हैं जो 10 मिनट सुबह शाम भी करोगे, आप ओस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट कर सकते हो। यू डोंट हैव टू बी वेरी एग्रेसिव। और एक जो सबसेट हम देखते हैं, या तो बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, या एक होता है जो एक्सट्रीम एक्टिविटी में चले जाते हैं, रेस्ट पीरियड भी नहीं दे रहे। एंड डीप स्क्वाट्स, जिसको कहते हैं हैवी वेटेड स्क्वाट्स, जो मैं जिम इंजरीज बहुत देखता हूँ नी में, उनको बहुत जल्दी है कि जल्दी हो, पहले दिन ही जाओ जिम, पहले 3 दिन में ही जाके मैं स्क्वाट्स मारूं या डेडलिफ्ट्स मारूं। Deadlift is not for a general population. Deadlift is not for even sportsmen. सबसे पहली बात, वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है जो कुछ लोगों को ही सूट करती है, और उसमें पेल्विक मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर गलत डेडलिफ्ट मान ली विदाउट आपकी मूवमेंट्स पेल्विस की स्पाइन की अच्छी नहीं है, तो लो स्पाइन इंजरी होनी है। नीज का अगर एंगल ठीक नहीं बैठा तो गद्दियां या एसीएल भी डैमेज होना। You have to go step by step into all of this. ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब एक Anytime. चीज बताइएगा मुझे, लोगों का जो एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन रहता है कि क्या जिसकी बोन्स जो हैं या उसकी बोन स्ट्रेंथ बनाने के लिए या मसल स्ट्रेंथ बनाने के लिए, बोन स्ट्रेंथ तो नहीं बना सकते बाद में, लेकिन आप मसल स्ट्रेंथ बना सकते हैं टू गिव अ सपोर्ट, क्या ये लेटर इन स्टेज आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर मान लीजिए कोई है जो ऑफिस में काम मैं करती हूँ, अगर मान लीजिए ऑफिस में काम मेरी फिजिकल मूवमेंट कम है, तो क्या मेरी डे टू डे रूटीन की जो मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज, क्या वो काफी है? क्या कुछ स्पेशल चीजें हमें अब ऐड करनी चाहिए अपने लाइफस्टाइल को देखते हुए? किस तरह से हम अपनी बोन हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं या प्रिवेंशन कर सकते हैं कि हमारी बॉडी प्रोन नहीं रहे टुवर्ड मोर ऑफ जॉइंट इंजरी? क्या कुछ प्रिवेंशन
हो सकती है इसकी? क्या उपाय हैं हमारे पास कुछ ऐसे? हाँ श्वेता, इसके लिए काफी उपाय हैं। देखो, एज वाइज सब कुछ डेलिनेट कर सकते हो। जो अर्ली 20s और 30s में होते हो, आपकी बॉडी को इतनी चीजों की जरूरत होती नहीं है, बॉडी हीलिंग भी अच्छा रहता है, आपके खुद के सेल्स काम कर रहे होते हैं हील करने के लिए। वंस यू क्रॉस एज ऑफ 30, स्पाइन डिजेनरेशन भी चालू हो जाता है, उसके बाद बोन डिजेनरेशन, नी, शोल्डर सब चालू हो जाता है। प्लस सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो आजकल चल रही है, वो हर एक चीज डैमेज ही कर रही है। तो फर्स्ट पार्ट इज टू बी एक्टिव, नॉट टू बी अ काउच पोटैटो। मतलब अपना डाउन टाइम आपको करना है नेटफ्लिक्स से, अमेजोन प्राइम से स्पेसिफिकली। सेकंड करना है, अपने अगर ऑफिस में ही बैठे हो आप, तो थोड़ा स्टेयर्स को यूज करो, बीच बीच में ब्रेक्स लो जब भी टाइम मिले। कंप्लीटली अपना फूड जो है घर से खाने की कोशिश करो, घर से बनाने की कोशिश करो, बार बार जोमेटो ऑर्डर मत करो। एवरी वीकेंड पार्टीज करने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू गो, एक हफ्ते में एक दिन 1 घंटा कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी को दे दो। अगर स्विमिंग कोई कर सकता है या आती है, या इवन स्विमिंग पूल में वॉक कर सकते हो, तो दैट विल हेल्प यू इवन बेटर। और वंस अ फीमेल क्रॉसेस 35, उसको थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। वेट ट्रेनिंग विल हेल्प बिल्ड योर बोन्स लाइक एनीथिंग, क्योंकि फीमेल्स में ओस्टियोपोरोसिस ज्यादा कॉमन है, थोड़ी ब्रिटलनेस ज्यादा जल्दी आ जाती है। तो हल्का वेट ट्रेनिंग, ये नहीं कि आप गो विद हैवी वेट्स, गो विद 5 kg, 8 kg, 10 kg, हफ्ते में 2 दिन वेट ट्रेनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस। पिलाटेज आर क्वाइट गुड, जिस तरीके से भी आप कर सकते हो। एंड बेस्ट इज अ लॉन्ग वॉक टू प्रिवेंट योर नीज एंड बैक इंजरीज। ब्रिस्क वॉक, रनिंग इज गुड, बट अगेन रनिंग में अगर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं तो इंजरीज बहुत कॉमन है, बहुत प्रोन टू हो, क्योंकि हार्ड सरफेस पे करते हैं। तो उसका भी एक तरीका होता है, नहीं तो उसमें नी कैप इंजरीज बहुत कॉमन आने लग जाती है। तो दैट्स हाउ यू गो अबाउट इट। एंड हेल्दी डाइट इज ऑलवेज, घर का बना खाना जो होता है उससे बेटर कुछ लवली। सो हर वो इंसान जो कि अपने काम को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि बीएनएल क्लब इज ऑल अबाउट बिजनेस ग्रोथ, तो मैं वहां पर ये बताना चाहूंगी कि ये सब जो हमारे, कहना चाहिए हमारे सोसाइटी के जो वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इनके थ्रू भी अगर आप मैसेज सुने तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि यदि आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, आप अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसे सिडेंट्री नहीं बनाकर उसे जो सो कॉल्ड अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के, जो लोगों को लगता है कि हम आउटिंग ज्यादा करें, ईटिंग आउट ज्यादा करें, ऑर्डर कर लिया, अवॉइड किया, तो अगर आप अपना काम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए अपने शरीर पर ध्यान देना जरूरी है। और बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो मुझे लग रहा था कि शायद ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लेकिन आप लोगों ने जैसे बताया तो ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी है हमें अपनी स्पाइन का, अपने जॉइंट्स का ध्यान रखना। और कोई, जैसे आपने कहा कि हर किसी के लिए हर एक्सरसाइज नहीं बनी है जिम में जाकर करने के लिए भी। अगर कोई ब्रिस्क वॉक भी कर रहा है, कोई बेसिक स्विमिंग भी कर रहा है, स्विमिंग नहीं आती तो खाली वाटर में वॉक भी कर रहा है, even that can prevent and improve our bone health a lot, which will give us that extra energy। जो लोगों को आजकल शिकायत रहती है ना, एनर्जी नहीं है, ताकत ही नहीं है, करें क्या? तो छोटी छोटी चीजें भी, कि 2-5 किलो का वजन भी उठाया तो उससे भी आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ी, उससे नहीं। भी आप ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा अपनी लाइफ को इंजॉय कर पाएंगे। और ऐसे ऐसे डॉक्टर से मिलते जाएंगे जो कि कम प्रॉफिट में भी आपको ज्यादा बेनिफिट दे पाएंगे, आपकी लाइफ सुधार पाएंगे। थैंक यू सो मच। सो कमिंग बैक टू डॉक्टर सौरभ एंड डॉक्टर मधु जी, मैं जानना चाहूंगी कि एक जो हमारे पास एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आया था, विच इज अबाउट स्पाइन एंडोस्कोपिक इंटरवेंशंस। तो क्या है, क्या ये टारगेटेड ट्रीटमेंट होता है? कुछ लोगों को लगता है कि इससे पैरालिसिस होने के, पैरालाइज होने के, सॉरी, काफी चांसेस रहते हैं। कितना सही है ये और कितना गलत है? और क्या सर्जरीज जो होती हैं वो अंडर लोकल एनेस्थीसिया की जा सकती हैं या नहीं? सो श्वेता, देखिए, जो स्पाइन एंडोस्कोपी है वो ऐसे मरीजों के लिए इजाद की गई थी जिनके लिए ओपन सर्जरी करना बहुत घातक था। जैसे कुछ ऐसे मरीज थे जिनको दिल की बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है, किडनी रिलेटेड कोई ऐसे इश्यूज हैं जिसमें हम उनको बेहोश नहीं कर सकते, एनेस्थीसिया रिलेटेड कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मरीजों में, जैसे सांस की, लंग्स की कमजोरी होना, जिसमें हम किसी को अगर
बेहोश करते हैं तो होश में लाने में दिक्कत जाती है। तो ऐसे कुछ मरीजों के लिए एंडोस्कोपी वाली स्पाइन की जो ट्रीटमेंट थी वो इजाद की गई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पद्धति ने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया कि वो अब आज की तारीख में बड़ी स्पाइन ओपन सर्जरीज को रिप्लेस करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस पद्धति में हम एक 1 सेंटीमीटर से भी छोटा छेद जो कि स्किन के ऊपर किया जाता है, एक्चुअल अंदर में तो और भी छोटा होता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर, यानी आप समझ सकते हैं कि एक कार की चाबी की जितनी मोटाई होती है उससे भी छोटा छेद होता है ये। तो उतने बड़े छेद से हम एक दूरबीन को अंदर डालते हैं, सीधे हम टारगेट तक पहुंचते हैं, जो कि हमारी एक डिस्क हो सकती है या एक बोनी ग्रोथ हो सकती है। वहां पे जाके अपना काम करके हम बिना नस को छेड़े या नस से पूरी तरह से सेफ्टी की दूरी बनाए रखे हुए हम अपना काम करके वापस आ सकते हैं। इस पद्धति में सबसे बड़ा बेनिफिट पेशेंट के लिए होता है। वो क्या होते हैं, जैसे पेशेंट को बेहोश करने की जरूरत नहीं होती, सो एनेस्थीसिया रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद क्योंकि बहुत ही छोटा सा चीरा रहता है, मरीज की पोस्ट ऑपरेटिव केयर और रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। जहां पे आप सुनेंगे कि स्पाइन सर्जरी का मरीज 3 हफ्ते तक घर पे रहता है, अपनी केयर कर रहा होता है, दूरबीन से हुए इलाज वाला व्यक्ति चौथे से 5वें दिन अपने ऑफिस को रिज्यूम कर सकता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें कितनी रैपिड रिकवरी होती है एज कंपेयर टू बड़ी सर्जरी या ओपन स्पाइन सर्जरी। तीसरी चीज, जब मरीज बेहोश होता है और जब हम उसको ओपन स्पाइन में कन्वर्ट करते हैं, तब बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनको क्रॉस करके हमें वहां तक डिस्क तक या अपने जो कल्प्रिट होता है, जो पेन का जनरेटर होता है, वहां तक पहुंचना पड़ता है। वो सारे ऐसे वाइटल स्ट्रक्चर्स सर्जरी के स्टेप्स के दौरान में काफी समय प्रेशर को हैंडल करते हुए पाए जाते हैं। इसलिए भी कई बार बड़ी सर्जरीज में कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं। क्योंकि ये दूरबीन से किया जा रहा है तो वो सारे स्ट्रक्चर्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक कि हमने एक शहर था जिसमें काफी ट्रैफिक था, हमने एक बाईपास सड़क बना ली, तो अब जो मेजर जिसको शहर के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, जिसको सिर्फ शहर क्रॉस करना है, वो बाईपास के थ्रू चला जाएगा। सो समथिंग लाइक दैट, हम इस पद्धति से सारी चीजों को बाईपास करके सीधे टारगेट तक पहुंच सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं और हम उसके बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के या मिनिमल ब्लड लॉस, मिनिमल सर्जरी के उससे हम पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। Lovely, lovely. This is really nice because ये सारी क्या होता है कि लोगों के ना मन के अंदर ऐसी जो धारणाएं बनी रहती हैं, उसकी वजह से वो जो कंफ्यूजन वाली स्टेट होती है, उसी से मिथ्स क्रिएट होते हैं कि एक चीज की पूरी नॉलेज नहीं है। मैंने आपसे इसीलिए पूछा ताकि यहाँ पर लाइव एक नेशनल लेवल पे लोगों को ये पता चले कि ये सारी चीजें जो हैं ये इतनी मुश्किल है नहीं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी की बना दी जाती हैं। आधी तो आपकी गलत एडवाइस से हो जाती हैं और बाकी आधी जो है वो खुद अपने ही मन में मन गढ़ंत, जैसे कहते हैं ना, बातों से बात आगे बनते बनते चीजें जो हैं बिल्कुल कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और फिर बहुत सारी अफवाहों में फैल जाती है। जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जस्ट हमारा एक्सपीरियंस है जो शेयर करूंगा हमारे श्रोताओं के साथ। जब मरीज हमारे पास आता है तो बहुत डरा हुआ होता है। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि हमने एक महिला थी, उनको लिया, हमने उनके साथ एंडोस्कोपी का प्रोसीजर किया। तो प्रोसीजर खत्म होने के बाद पूछते हैं, डॉक्टर साहब बस इतना ही करेंगे, इलाज नहीं करिएगा? तो उन्होंने अपनी बहुत ही सरल भाषा बोला कि इलाज तो आपने किया ही नहीं कुछ भी। फिर हमने उनको समझा, आपसे बात करते करते जो हमने किया वही इलाज था, और अब आप जब खड़े होके जब चलेंगे तब आपको समझ में आएगा। और जब वो उसी 2 घंटे के बाद जब हमने उनको चलाया, जनरली हम जब भी इस टाइप के प्रोसीजर करते हैं तो 2 घंटे में मरीज को हम चला भी देते हैं। तो जैसे ही हमने मरीज को चलाया तो बोले कि डॉक्टर साहब आपने तो चमत्कार कर दिया। ये बात तो सही है। 2 घंटे तो मतलब मुझे भी सुन के लग रहा है कि इट इज टू सून, लेकिन है तो ये सही बात है। जो डर होता है और उसके बाद का जो रिजल्ट होता है, उसके बीच में इतना फर्क है, यानी कि लोगों की सोच तभी बदलती है जब उस चीज से वो गुजरते हैं। बिल्कुल। जब वो उस चीज से गुजरे नहीं होते तो सच में भय लगता है, सबको डर लगता है। अगर कोई मुझे बोले तो शायद मैं भी एक बार डरूं कि हाँ मुझे स्पाइन में ये करवाना पड़ेगा, लेकिन
with so much of experience, so much of exposure, we have seen so many good wonderful results कि अब हमें भी लगता है कि हाँ, अब हमें भी डर नहीं है कि कुछ जरूरत पड़ेगी तो हाँ, मेरे साथ 2 साथी हैं जो मेरे को ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए, हमारे दर्शकों को आई एम श्योर ये जानकर, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा कि ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज मेरे लिए भी एक अचंभित करने वाली बात है कि अगर आप कहें कि स्पाइन सर्जरी हुई और 2 घंटे में आपने खड़ा कर दिया उस इंसान को, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब है कि अब सही मायने में जमाना बदल गया है। कुछ मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी अबाउट रीजनरेटिव मेडिसिन। बहुत कुछ हम सुन रहे हैं रीजनरेटिव मेडिसिन के बारे में, कुछ अलग से प्रोसीजर्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताइए, बिकॉज इस पर एक बहुत लंबी चर्चा करेंगे हम फिर कभी और। लेकिन आज अगर थोड़ा सा मुझे इसके बारे में हमारे दर्शकों को बता सके आप तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं सॉरी, मैं इसको हैंडल करने की कोशिश आप लीड लीजिए, कोई बात नहीं। आई थिंक डॉक्टर मधुर इज मोर लर्नड इन दिस फील्ड। देखिए, एलोपैथी के अगर ट्रीटमेंट को अगर आप देखते हैं तो इसमें किसी भी बीमारी का इलाज, उस बीमारी को हटा देना, सर्जिकली रिसेक्ट करके उसको अलग करके हटा देना, जैसे अपेंडिक्स का हो गया या किडनी की कोई हो गई तो उतना हिस्सा अपन ने काट के अलग कर दिया, या फिर उसका रिप्लेसमेंट कि हमने किडनी यहाँ की खराब हो गई, हमने किसी दूसरे से बंदे से ले ली, या फिर हमने जॉइंट खराब हो गया तो हमने दूसरे लोहे का एक जो भी हमारा एक मेटलिक इम्प्लांट होता है वो हमने ओरिजिनल की जगह लगा दिया। तो रीजनरेटिव मेडिसिन एक ऐसा उपाय है जिससे हम एग्जिस्टिंग बीमारी को स्लो कर सकते हैं, कुछ हद तक उससे हुए डैमेजेस को रिपेयर कर सकते हैं, और हमारा जो ओरिजिनल जॉइंट है या मसल है, हम उसी के साथ अपनी जिंदगी आगे बहुत कंफर्टेबली बिता सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि एक जब घुटना खराब होना शुरू होता है तो जैसा कि डॉक्टर मधुर ने भी बताया कि उसमें मेनिस्कस होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, जैसे ACL, PCL, कार्टिलेज होती है, लोग उसको गैप के नाम से बोलते हैं कि गैप कम हो गया या गैप बढ़ गया, गैप आ गया। तो ये सारी चीजें रीजनरेटिव मेडिसिन से हम काफी हद तक नेचुरल तरीके से हैंडल कर सकते हैं। रीजनरेटिव मेडिसिन एक्चुअली आपके शरीर का ही वो हिस्सा है जो आपके रिपेयर में काम करता है। आज की डेट में जो भी अपने को चोट लगती है वो 2 दिन, 7 दिन या 8 दिन, जो भी एक उसका क्रम होता है हील होने का, उसमें वो हील हो जाती है। तो ये हमारी बॉडी ही है जो हील कर रही होती है, बॉडी से ही हम अपनी बॉडी को हील कर रहे हैं। तो वही है एक तरह से बॉडी के ही हिस्से होते हैं जो हमें हील करने में मदद करते हैं। हम उन्हीं का इस्तेमाल करके आपकी बीमारी को पीछे रिवर्स की तरफ लेके जाते हैं। So this is all about regenerative medicine. So this is also anti-aging. Yes, you can say, but not for whole body, but for a specific locations, yes. ठीक है, तो इस पर हम एक डेफिनेटली एक लंबी चर्चा जरूर करेंगे किसी और वक्त। तो आज मैं कुछ मिथ्स ब्रेक करना चाहूंगी आप लोगों के सौजन्य से। तो सबसे पहली चीज है कि स्पाइन रिलेटेड प्रोसीजर्स स्पाइन को डैमेज कर देते हैं। बहुत लोगों का आज भी मानना है कि चाहे वो स्पाइन में इंजेक्ट कर दिया गया है तो अब आपको लाइफ लॉन्ग वो पेन या डिस्कम्फर्ट या उसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट रहेगा। तो कौन बताना चाहेंगे हमें कि या मिथ है ये या एक फैक्ट है, इसमें कहीं सच है? मैं इस पे थोड़ा सा लीड लेना चाहूंगा। देखिए श्वेता, ये जो है ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि स्पाइन में कुछ भी करने से कुछ प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक तो है कि यहाँ जो भी हम लोग एक्सेस क्लिनिक्स में जो भी चीजें इंटरवेंशंस करते हैं वो सारे बहुत ही एक्सपीरियंस लोग कर रहे हैं, और दूसरा है कि वो सारी चीजें हम लोग इमेज गाइडेंस में करते हैं। कोई भी चीज ब्लाइंडली नहीं की जाती। कोई भी दवाई कर डालना हुआ या कोई मेडिसिन हम स्पाइन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सारी चीजें हम लोग बहुत जांच परख के देख के तब करते हैं। दूसरी चीज है कि जैसे आपके पिछले वाले क्वेश्चन में भी डॉक्टर सौरभ ने काफी अच्छे से समझाया, उसी में मैं एक सेफ्टी का 1-2 पॉइंट और भी ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग ये सारे प्रोसीजर्स ज्यादातर ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा प्रोसीजर्स जो स्पाइन में एंडोस्कोपी को लेके मैं बता रहा हूँ वो सारे हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं।
तो उसमें पेशेंट की सेफ्टी या जो एक स्पाइन सर्जरी के इर्द गिर्द जो एक नोशन बना हुआ है कि मेरे को पैरालिसिस हो जाएगा, मेरी नर्व इंजरी हो जाएगी, इन सब के चांसेस बहुत ही ना के बराबर चले आते हैं जब पेशेंट होश में रहता है। आपने ये देखा होगा कि जो भी ये ऐसी घटनाएं हुई हैं, मोस्टली वो उन पेशेंट्स में हुई हैं या तो वो मतलब जिनमें पूरा फुल एनेस्थीसिया दिया गया हो और वो उठने के बाद उनके नर्व में कुछ इंजरी आ गई हो। लेकिन इसमें मैं एक चीज में बहुत ज्यादा मतलब विथ फोल्डेड हैंड ये मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी डॉक्टर जानबूझ के ऐसा नहीं करता है या उसकी मंशा ऐसी कोई नहीं होती है कि उसकी नर्व इंजरी हो, बट हाँ प्रोसीजर रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस वो रहते हैं। तो सिमिलरली लेकिन इस तरीके से जो हम लोग लोकल में करते हैं उसमें पेशेंट क्योंकि जग रहा होता है, हम लोग अगर कभी भी नर्व के आसपास भी जाते हैं तो पेशेंट हमें सचेत कर सकता है कि ये ऐसा आप नर्व के पास हो, तो हम लोग उस जगह से दूर हट जाते हैं और इससे ये नर्व रिलेटेड इंजरीज बहुत ही मतलब ना के बराबर चांसेस रहते हैं नर्व इंजरीज होने के। दूसरा है कि पेशेंट होश में रहता है, इसलिए हम बहुत ही टारगेटेड वे में ट्रीटमेंट करते हैं कि जहां प्रॉब्लम है हम केवल उस एरिया में जाके हम उस एरिया को ट्रीट करते हैं। दूसरा है ये कि जब पेशेंट, एक तो ये है कि दर्द का इलाज जो है बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि दर्द पेशेंट को ही हो रहा होता है, ना तो हम उसे देख सकते हैं ना तो हम उसे नाप सकते हैं। तो हम जो सुन करके जब करते हैं तो पेशेंट जो सोर्स है वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाता है कि हाँ मेरे को इसी डिस्क से प्रॉब्लम है या फलां स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम है, तो वो हम लोग को बहुत हेल्प करता है टू लोकेट द सोर्स ऑफ द पेन एंड टू ट्रीट। तो ये बिल्कुल मैं मेरे हिसाब से डरने जैसा कुछ नहीं है कि मतलब इससे कुछ हो जाता है या ऐसा हो जाएगा, बल्कि मैं तो इनकरेज करता हूँ कि स्पेशली द यंगर पॉपुलेशन जिनको शायद डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत मतलब ज्यादा होती है, बट वो जस्ट दे सिट ऑन देयर प्रॉब्लम्स फॉर द फियर ऑफ कि भाई नहीं कुछ ओपन स्पाइन सर्जरी करनी पड़ जाएगी वगैरह। तो ऐसे पेशेंट्स को मैं कहूंगा कि और फर्दर ज्यादा डैमेज होने से बचने और उसको लेके बैठे ना रहें बल्कि कंसल्ट करें और उसका इलाज करें। लवली, थैंक यू सो मच। एक बहुत ही मजेदार किस्सा हुआ था, तो मैं उसी से रिलेटेड डॉक्टर मधुर से जानना चाहूंगी, बिकॉज डॉक्टर मधुर चड्ढा आप काफी एथलीट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को ट्रीट करते हैं और मतलब कर चुके हैं, जो मैंने आपके रिकॉर्ड्स में देखा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी दो चीजें। एक, जो कि बताया गया, हालांकि एक डॉक्टर ने ही बताया, ऑर्थो सर्जन ने बल्कि बताया, उन्होंने कहा कि अननेसेसरी सीढ़ियां चढ़ना, अपनी नीज को एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट लीजिए, सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट था जो कि हमें अभी तक पता था। तो ये कितना सच है, कितना मिथ है, कितना ट्रूथ है? और दूसरा कि अगर आपकी बैक पेन है तो आपको बेड रेस्ट इज बेस्ट फॉर बैक पेन। तो क्या मतलब होता ना कि दर्द हो रही है, जाके फटाफट लेट जाओ, थोड़ा आराम करो तो ठीक हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ओके श्वेता, तो पहली चीज बैक को लेके, बैक से चालू करते हैं फिर नीज पे आते हैं। तो बैक पेन अगर एक्यूट है तो 2 से 3 दिन बेड साइड आराम करना इट्स ओके, अच्छी चीज है। अगर 2 से 3 दिन में ठीक हो रहा है आराम करके, वेल एंड गुड, और जरूरत नहीं है। उसके बियॉन्ड अगर आप बेड रिडन हो रहे हो तो आपकी मसल वेस्टिंग हो रही है। और एक बात समझो, ह्यूमन बॉडी जो है एक इमारत की तरह है जिसमें हड्डियां एक स्टील रॉड्स है, सीमेंट और आपका जो बाकी का स्ट्रक्चर है वो बोन और मसल्स की तरह यूज हो रहा होता है, फिर लिगामेंट्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर हड्डी में या डिस्क में प्रॉब्लम है, डेफिनेटली 2-4 दिन आराम करो। नहीं सेटल हो रहा तो बॉडी मूवमेंट्स, थोड़ी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो एक्टिव हो रही है तो आपकी मसल वेस्टिंग नहीं हो रही, जिसको एक कोर स्ट्रेंथ कहते हैं। हड्डी स्पाइन के आसपास कोर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट्स और क्लाइंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि महीनों तक वो सफर कर रहे होते हैं और फिर एंड में आके बोलते हैं कि अब हमें पूरा ठीक कर दो। उनका पार्ट तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो कोर की डीएक्टिवेशन हुई है,
जो महीनों में हुई है उसको ठीक होने में भी महीनों लगेंगे। तो आप अगर इम्पेशेंट रहोगे तो कभी ठीक नहीं होने वाले। यू हैव टू गिव योरसेल्फ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। सेकेंड चीज, नी को लेके, अगर ओवरवेट हो और स्पाइन प्रॉब्लम है तो नी प्रॉब्लम आनी है। अब ओवरवेट हो तो एक साइकिल में हो, फिर आप चलोगे नहीं तो नी पेन बढ़ेगा, और चलोगे तब भी नी पेन बढ़ेगा क्योंकि आप ओवरवेट हो। और इसके साथ एक तो ये ओवरवेट का इश्यू आ जाता है, तो आपको वेट कम करना होता है अगर नीज को सेटल करना है। थर्ड पार्ट, नी में अगेन सेम प्रिंसिपल, एक्यूट इंजरी हुई है, रेस्ट करो, एक्टिविटी कम करो। लेकिन अगर वही एक्टिविटी ओवर द पीरियड्स खत्म कर दी तो आपकी नीज भी हील होगी, क्योंकि मसल्स जो नी के आसपास सराउंडिंग मसल्स होती हैं उनकी एक्टिविटी आती है जब वो मसल्स बर्न हो। बर्न इन द सेंस एक्टिवेट हो। एक्टिवेट कब होगी? जब आप चलोगे, सीढ़ियां ऊपर नीचे थोड़ा करोगे। हाँ, बहुत ही सीवियर डिजनरेशन है, बहुत ज्यादा डैमेज है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे नहीं कर सकते, फिर हमें उसको ट्रीट करना पड़ता है एंड देन एक्टिविटी ले जाना पड़ता है। लेकिन अगर नी कैप अर्ली स्टेज में रब हो रही है, आपने एक्टिविटी नहीं की, तो नी कैप और रब होगी जिससे पेन बढ़ेगा। तो लिफ्ट इज फॉर पीपल हु आर डिसेबल्ड टू एन एक्सटेंट कि वो नहीं कर सकते, बट डिसेबल्ड पीपल आर मोर एक्टिव देन एबल्ड पीपल। ये हमेशा याद रखिए, दे हैव दैट नीड टू डू समथिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर सौरभ। मैं आपके पास आ रही हूँ एक बहुत मजेदार क्वेश्चन लेके, लेकिन उससे पहले डॉक्टर मधुजीत एंड डॉक्टर मधुर, आप में से जो भी इसका जवाब देना चाहें कि फिजिकल एक्सरसाइज कार्टिलेज को डैमेज कर देती है। अब ये भी एक बहुत कंफ्यूजन वाला एक सवाल आया था। अब समझ में नहीं आएगा कि लोगों को बताया जाए कि एक्सरसाइज से कार्टिलेज डैमेज हो जाएगी तो करनी चाहिए एक्सरसाइज, ज्यादा नहीं करनी चाहिए। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल पीपल, नॉट समवन हु इज इंजर्ड। चोट नहीं लगी, इन जनरल जो लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये सच है कि झूठ है, बताइए। कभी कोई एक्टिविटी आप चालू करो लाइफ में तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, एक फॉर्मेट होता है। तो अगर आपने कोई एक्टिविटी नहीं की और चालू कर रहे हो, पहले दिन ही बोलोगे या 5 किलोमीटर भाग के आ जाओ, तो आपके सारे कार्टिलेजेस मसल्स में पेन आएगा ही आएगा। तो एक तरीका होता है, इसको कहते हैं एक्टिविटी कूल डाउन वार्म अप्स। पहले होता है वार्म अप, थोड़ा मसल्स को मूव करो, जॉइंट्स को मूव करो। पहले दिन चलना है तो 1 किलोमीटर चलोगे, आपने कुछ नहीं किया है। अगर 1 किलोमीटर चल के आप घर आते हो वापस, तो थोड़ा सा स्ट्रेच करो, उस जॉइंट को आराम दो, एंड फिर नेक्स्ट दिन फिर ट्राई करो 1 किलोमीटर का 1 किलोमीटर प्लस 100 मीटर्स एक्स्ट्रा। तो धीरे धीरे एक्सीलरेट करो उसको। ये नहीं कि मैंने आज 1 किलोमीटर अच्छा कर लिया, दूसरे में 5 किलोमीटर करूंगा, तो फिर इम्पैक्ट ज्यादा आएगा और इरिटेशन ज्यादा होगी। ये इन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ भी आज तक नहीं किया। एवरीथिंग हैज टू बी स्लो एंड स्टडी रेस, यहाँ पर ये फिट बैठता है फॉर्मूला। थैंक यू, तो थैंक यू सो मच। जिम का भी यही फंडा है कि व्हेन यू स्टार्ट जिम इट इज फॉर लाइफ टाइम। वो 6 महीने में 3 महीने में वेट लॉस करके प्लान है तो इट विल नेवर बी सक्सेसफुल। जिमिंग और एक्टिविटीज लाइफ लॉन्ग, जस्ट लाइक योर फूड। तो करना है तो लाइफ लॉन्ग ही करना है, और स्टडी, स्लो एंड स्टडी तरीके से करना। लवली। अच्छा, एक चीज अब मैं आपसे वापस आते हैं अपने बिजनेस के मुद्दे पे। जो लोगों का एक धारणा रहती है, कई लोगों की, उनको लगता है कि पार्टनरशिप में बिजनेसेस कामयाब नहीं होते। अब यहाँ पर तो 2 नहीं 3 पार्टनर्स हैं, तो आप लोगों की क्या, आप लोग सलाह देना चाहेंगे क्या? ऐसी एक गोल्डन नगेट देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि यदि वो बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो कोई भी बिजनेस हो सकता है, तो जब मिलके काम करें तो क्या वो चीज है जो सक्सेसफुल बनाती है पार्टनरशिप को? डॉक्टर सौरभ, स्टार्टिंग आपसे करते हैं, और प्लीज आप सब लोग अपना छोटा सा एक ब्रीफ इसमें अपना योगदान दीजिए। मेरे पास कुछ सवाल है, समय कम है, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे काफी सारे, तो बताइए डॉक्टर सौरभ। हमें मैं बहुत छोटे से मैं इसका जवाब दूंगा। सिर्फ 2 चीजें हैं जो आपको सक्सेसफुल किसी भी बिजनेस को बना सकती हैं। पहला है ट्रूथ और दूसरा है ट्रस्ट। आपस में, और जिसके साथ आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, कस्टमर है या पेशेंट है, उसके साथ ट्रूथफुल रहो और आपस में ट्रस्ट रखो। कई बार ऐसी गलतफहमियां हो सकती हैं बिजनेस में कि आपने ये डिसीजन लिया तो किस लिए लिया। बैठिए, बात करिए, अपना पक्ष रखिए, सामने वाले का पक्ष सुनिए। आई थिंक थिंग्स विल बी सॉर्टेड। ट्रस्ट एंड ट्रूथ। सो ट्रांसपेरेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा
क्लैरिटी रहेगी। करेक्ट, जी लवली। डॉक्टर मधुजीत, क्या कहना है आपका? आप सहमत हैं इनकी बातों से? आई थिंक उनका कनेक्शन थोड़ा सा वीक है। डॉक्टर मधु सिद्धा, आप क्या बताना, आपकी क्या राय है? श्वेता, तो कोई भी पार्टनरशिप हो के लाइफ में, जैसे डॉक्टर सौरभ ने कहा, डेफिनेटली ट्रस्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके साथ मैं बोलूँगा कि नॉलेज अपग्रेडेशन जो बहुत एसेंशियल है। सेकेंड, जितना नॉलेज अपग्रेडेशन करोगे उसके साथ उतना ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरनल ईगो लेवल्स कम रखो, एंड वर्क फॉर द ब्रांड नॉट फॉर योर नेम। आप अच्छा काम करोगे, आपका नाम हो ही जाएगा। अब जब तक ब्रांड के लिए काम करोगे और लोगों के लिए काम करोगे, आपके क्लाइंट्स है, तो प्रोवाइड देम ऑनेस्ट एंड गुड सर्विसेज एंड वर्क फॉर योर ब्रांड, इट वर्क्स बेटर। ये चीज लवली। तो मतलब सोच ऊंची रखें, बिजनेस को ब्रांड तक कैसे लेके जाना है, कैसे क्वालिटी देनी है, क्वालिटी के साथ साथ स्किल एनहांसमेंट। बहुत अच्छे शब्दों में आपने समराइज किया इसको। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जब चीजें आपके अनुसार नहीं चलती बिजनेस में? जैसे कोविड आया, तो कोविड में ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल्स इफेक्ट नहीं हुए, बहुत मेजर रूप पे इसका इम्पैक्ट लोगों को लगता है कि इस इंडस्ट्री पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है इस इंडस्ट्री पे भी। तो ऐसे एडवर्स सिचुएशंस में क्या आप लोगों की राय है कि क्या करना चाहिए टू सस्टेन अ बिजनेस, टू सस्टेन दैट रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? अपनी टीम को मोटिवेटेड रखना, आपस में उसको बिजनेस को सस्टेन करना, और अपने क्लाइंट्स के साथ भी एक एंगेजमेंट बनाना कि हम हैं। आश्वासन सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं है, सिर्फ अपने लिए नहीं है, अपने क्लाइंट्स के लिए भी है कि हम भी आपको छोड़ के नहीं भाग रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? डॉक्टर सौरभ, आपसे शुरू करते हैं। बिल्कुल। सो देखिए, टफ टाइम हर बिजनेस को परखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। टफ टाइम मेक्स टफ पीपल एंड रेजिलियंट पीपल। जब आप एक कड़ी परीक्षा से होके गुजरते हैं ना, तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो भी उतना ही अच्छा मिलता है। खराब समय में मैं यही बोलूँगा कि अपने आप को डिप्रेशन या अपने आप को उस जगह से विरक्ति की जगह ले जाके, उससे हटा के अपने आप को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो, जैसा कि डॉक्टर मधुर ने बोला कि न्यू टेक्नोलॉजी को गेन करो। सो कोविड के टाइम में हम लोगों ने यही किया। जब हम लोग के पास ऐसी परिस्थितियां थी कि मरीज बाहर नहीं निकल सकता या मरीज को सर्विसेज नहीं मिल सकती हैं, हमने अपनी टेक्नोलॉजी को, हमने अपनी एजुकेशन को और स्ट्रांग बनाया। इसके साथ में हमने अपनी जितनी भी टीम है उनको अपने साथ जोड़ के रखा कि हमें पता है, बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो वी हैड थोड़े से नोशंस थे कि भाई कब तक चलेगा, ये कैसा चलेगा। लेकिन टफ टाइम कभी भी एक जैसा नहीं रहता। दिन के बाद रात आएगी ही और रात के बाद सुबह आएगी ही। सो उस सुबह के इंतजार में आपको अपनी रात बहुत अच्छे से चलानी है। आपको सुबह के लिए तैयार होना है, क्योंकि रात आपको ऐसा वक्त देती है जिसमें आप सुबह की तैयारी कर सकते हो। तो बुरे वक्त में अपने आप को तैयार करो अच्छे वक्त के लिए। जिसे कहते हैं ना कि अपना आपका जो असल कैरेक्टर है वो निकल के आता है ऐसी सब समय में। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर मधुजीत, आपको क्या लगता है कि क्या ज्यादा जरूरी है, जिसे हम क्लाइंट एक्सपीरियंस कहते हैं, आपके लिए जो पेशेंट एक्सपीरियंस है कि जो आपके पास आए हैं आपकी सर्विसेज लेने, उसमें कितनी ज्यादा आपको लगता है कि भूमिका अदा करती है आपके स्टाफ की ट्रेनिंग, जिसे हम कहते हैं कि एसओपीज जो सेट करते हैं बिजनेस के लिए? तो जब वो प्रोसीजर सेट किए जाते हैं, उसके लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है अपने स्टाफ को, क्या उसका आपको लगता है कि रोल है एक अच्छे क्लाइंट एक्सपीरियंस के लिए, एक अच्छे कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए? श्वेता, जैसे कि मैंने, हाँ, आपने देखा मोस्टली हम लोग का जो काम है वो दर्द के इर्द गिर्द ही घूमता है। अब वो दर्द कहीं जैसे घुटने का हो, जॉइंट पेन हो, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो जब हमारे जो पेशेंट्स जब भी हमारे कांटेक्ट में आते हैं या उसके बाद जो ट्रीटमेंट चलता है उस दौरान, जब भी हमारे स्टाफ के साथ इंटरेक्शन उनका होता है, तो
आप ये समझिए कि वो जो भी क्रॉनिक पेन से ग्रस्त है, मतलब बहुत ही परेशानी में है, उसको ना बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उनको हैंडल करना पड़ता है, और वो हर लेवल पे होता है। मतलब वो पेशेंट जब हमारे रिसेप्शन पे आता है, वहां से हम तक जब तक पहुंचता है, या अगर उसका कुछ प्रोसीजर है तो वार्ड में सिस्टर्स का, उनकी हैंडलिंग, पोस्ट ऑफ फॉलो अप में उनके साथ बातचीत, उनके अपडेट्स लेना, तो उसके लिए काफी कंपैशन की जरूरत होती है, काफी एम्पैथी की जरूरत होती है। और इन सब चीजों के लिए हम लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टाफ मेंबर्स, उनको हम सेंसिटाइज भी करते हैं बिफोर हैंड, और उनको ये चीजें और इनकी अहमियत स्पेशली उनको विथ एग्जाम्पल समझाया जाता है कि अगर आपके साथ आपके सगे संबंधियों का ऐसा कुछ हो तो आप क्या करोगे। तो हमारा एक ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है, सौरभ इस चीज को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता है, टू पुट द पर्सन इन अदर शूज, कि आप उसकी जगह आप अगर होते तो आप क्या करते। तो ये एक हम लोग का काफी एडवांटेज रहता है कि हमारे जो भी साथ जुड़े हुए हैं, जो इवन पेशेंट्स को कॉल भी करते हैं, वो बहुत ही कंपैशनेटली उनसे बात करते हैं, उनके बारे में रेगुलर अपडेट्स, इसके लिए हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही ये प्रोसेस से चलता रहता है कि सो वो। एक बार हाँ, आपने ट्रेनिंग दे दी, आपने समझा दिया, बिल्कुल अब उसको आई एम श्योर डे टू डे आप मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लाइटली मॉनिटर भी करते होंगे कि वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट भी की जा रही है वो ट्रेनिंग। बिल्कुल तो इसी बिल्कुल। में एक एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगी डॉक्टर मधुर चड्ढा आपसे कि अब अ, जब अब आप लोगों का जो प्रोफेशन है ना, वो एक्चुअली आई थिंक मोस्ट स्ट्रेसफुल, फिजिकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी, बिकॉज यू आर सीइंग ट्रॉमास इन अ वे। तो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो हिट करता होगा जब आपके पास इतने इंजर्ड लोग आते हैं, जब आप सर्जरीज कर रहे हैं, तो हर जगह जिसे कहते हैं चोट है, खून है, दर्द है। तो ऐसे स्ट्रेसफुल माहौल में क्या आप, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस रहती है, कैसे कोप अप किया जाए, तो मुझे लगता है आप लोगों से बेहतर शायद ही कोई होगा, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम स्ट्रेस देख रहे हैं सामने वाले की भी, और आपके ऊपर भी वो प्रेशर है क्योंकि उसकी पेन को रिलीव करना है, उसे ठीक करना है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि लोगों को, कि जो स्ट्रेसफुल माहौल होता है जिसमें प्रेशर है टू परफॉर्म एंड ऑल्सो प्रेशर टू हैंडल योर ओन इमोशंस, ऐसे में क्या किया जाए जिससे कि आप एक बैलेंस अपने में भी लाके रखें और सही डिसीजन ले सकें अंडर दैट प्रेशर। इन प्रेशर टैक्टिक सिचुएशंस श्वेता ये रहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, डोंट फ्रॉन, जो भी है यू हैव टू स्माइल नो मैटर व्हाट। अगर हंसते रहोगे तो थोड़ा सा आप खुद भी रिलैक्स रहोगे। कीप योर वर्क एनवायरनमेंट लाइटर, मतलब कि आसपास जो आपके साथ स्टाफ है उनसे झगड़ने से या चिल्लाने से कुछ होना नहीं है। यू कीप द एनवायरनमेंट लाइटर। जितना भी कलीग्स के साथ थोड़ा बहुत हल्की बातचीत लाइटर नोट्स पे करते रहो। थर्ड पार्ट, कीप अ स्मॉल हॉबी। सौरभ को वीडियो गेम खेलने की आदत है, बीच बीच में डिस्ट्रेस करने के लिए मोबाइल में खेल लेते हैं। डॉक्टर मधु जी बिल्कुल। माउथ ऑर्गन बजा देते हैं। मेरे को, मैं वॉक पे चला जाता हूँ काम करते करते, बीच में अगर मुझे लगता है कि इट्स गेटिंग अ बिट स्ट्रेसफुल, आई जस्ट कीप ऑन चैटिंग विद ऑल द स्टाफ जो भी होता है। तो some activity you have to do, or just do some physical activity or mental activity. That is most important. And थैंक यू सो uh, मच। yeah, that is थैंक यू। डॉक्टर सौरभ, एक लास्ट सवाल फटाफट से आपसे कि जब ये सब चीजें हो रही होती हैं, आपको एक तो हो गया इंटरनल, अब जब आपने ये इनिशिएटिव लिया और एक रूटीन के पैटर्न को, अपनी इंडस्ट्री के रूटीन के पैटर्न को आपने तोड़ा, अब आपने कहा कि मैं लोगों के बिल कम करूंगा और मैं उनको वैल्यू भी ज्यादा दूंगा, और अपने वेंडर्स के साथ भी आपने जैसे कहा कि मैंने नेगोशिएट करके, तो क्या आपको अपनी इंडस्ट्री से इस चीज के लिए सपोर्ट मिली या थोड़ा सा बैकलैश मिला? Okay, that's an interesting thing. So, see, when हमारा जो बिजनेस मॉडल है, या कह लो कि हमारे काम करने का जो तरीका है, इट एग्जिस्ट इनसाइड द हॉस्पिटल। ओके। तो शुरू में हमें बहुत बैकलैशेस मिले,
जब हॉस्पिटल को हमने समझाया कि हम आपके यहाँ मरीज को ज्यादा नहीं रोकेंगे, लेकिन और आपके जो कंज्यूमेबल्स हैं वो भी काफी कम लगेंगे, और तो हर किसी का एक इम्प्रेशन ये था कि अगर पेशेंट हमारे पास रहेगा नहीं, रुकेगा नहीं, उसके ऊपर खर्च ज्यादा नहीं होगा, तो हम कमाएंगे कैसे। सो दैट वाज द वेरी टफ थिंग टू टेल देम कि नहीं, पैसा जो आता है मरीज के रुकने से नहीं आता, पैसा आता है मरीज के सेटिस्फाई होके वापस जाने से। जो एक मरीज सेटिस्फाई होके जाता है, वो जाके सबसे पहले अपने रिश्तेदार को बोलता है कि उस डॉक्टर ने मेरे को इतना अच्छे से ट्रीट किया, एक बार जाके उसको जरूर दिखा लो। और यही हमारे इंडियन कल्चर की खूबी है कि हमारे घर में हम मोहल्ले में एक सर्जरी होती है, लेकिन पूरा मोहल्ला उसको देखने जरूर जाएगा और वो सबको एडवाइस देगा कि ऐसा करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, वेस्टर्न कम्युनिटी की तरह नहीं है कि जिसमें बाजू वाले की डेथ भी हो गई तो हमें 10 दिन बाद पता चलता है, नहीं। सो जब हॉस्पिटल को हमने इसके लिए पुश किया तो हमें काफी बैकलैश आया। आज की डेट में हालात ये हैं कि मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल अप्रोच अस कि लेट्स स्टार्ट ऑन योर मॉडल, कैन यू शेयर दीज मॉडल्स विद अस। और हमारा हॉस्पिटल ये बोलता है कि नहीं, अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, अब आप सिर्फ यहीं रहेंगे। सो ये चेंजेस हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। So nice, thank you so much. I hope हमारे दर्शकों को आज बहुत सारी वैल्यू मिली है, ना सिर्फ बहुत सारी फ्री मेडिकल एडवाइस डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर मधुचरण, डॉक्टर मधुजीत के द्वारा, बल्कि बिजनेस की इतने सारे गोल्डन नगेट्स आज मिले हैं कि कैसे एथिकल प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं, कैसे वैल्यू ड्रिवन बिजनेसेस किए जा सकते हैं, कैसे आप अपने पैशन को, बिजनेस की तरह काम को एक अच्छे प्रोफेशन टू बीइंग ट्रू लॉयल टू दैट प्रोफेशन उसकी तरह निभाया जा सकता है, अपनी क्लाइंट एंगेजमेंट की जा सकती है, स्किल एनहांसमेंट की बातें हुई हैं, बहुत अच्छी बिजनेस टिप्स मिली हैं। अगर लोगों ने नोट नहीं किया तो कृपया कर इसका रीप्ले देखकर ये पॉइंट्स नोट जरूर करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एड्रेस कर दिया। तो आज आपने सिर्फ हड्डियों की नहीं बल्कि कहना चाहिए माइंडसेट की भी बहुत अच्छी ताकत बढ़ाई है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जल्दी ही हम आप लोगों को फिर से बुलाएंगे कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर और बातें करने के लिए। एंड वी आर विशिंग यू फ्रॉम द फैमिली ऑफ 10 न्यूज कि आप लोगों को ऐसे ही सेवा करते रहें, अपने बिजनेस को बढ़ाते रहें, ताकि हमारा भला होता रहे, मैं कहूंगी, क्योंकि आपके बिजनेस में इनडायरेक्टली, इनफैक्ट डायरेक्टली भला जनता का ही हो रहा है। So thank you so much for coming, and thank you. Thank you, Shweta. Thank you very much. Thank you. Thank you.